बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज अगर हम बात करें शहर में होने वाले वाक़यात की या ख़बरों की, तो सबसे अहम चीज़ ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक कारकुन यानी जो कि जाँ बहक हो गए थे कल न्यू कराची में यूसी ऑफिस पे फायरिंग के नतीजे में, उनकी नमाज़ जनाज़ा आज अदा कर दी गई। और इसी हवाले से आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पे एक अहम इजलास हुआ राब्ता कमेटी का, जिसमें ये फैसला किया गया कि जुमेरात के रोज़ प्रेस क्लब पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया इस इक़दाम में, यानी ये जो हमला किया गया इस यूसी ऑफिस पे, इसमें कौन लोग शरीक थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का शक किस पे जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को दूसरा लीगल नोटिस भी दे दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो हैं वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का परचम और लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे वो बाज रहें वरना कानूनी चाराजोई की जाएगी। इसके साथ ही साथ क्रिकेट के दीवाने जो हैं वो अब सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL सीज़न 4 के लिए तैयार होने वाले हैं। 14 फरवरी को UAE में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ किया जा रहा है। इससे पहले कि हम इन टॉपिक्स पे मज़ीद बात करें, आइए पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। क्रिकेट के दीवाने सुपर लीग के लिए बेकरार। 14 फरवरी को UAE में सुपर लीग का होगा शानदार आगाज। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस जारी। 40 गैर मुल्की खिलाड़ियों की शमूलियत लीग को 4 चांद लगाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन दुबई स्टेडियम में इवेंट की ट्रॉफी की रुनुमाई तकरीब। चेयरमैन PCB एहसान मानी और दीगर की शिरकत। ट्रॉफी के साथ टीमों के कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। न्यू कराची में MQM के UC ऑफिस पर फायरिंग से जाँ बहक कारकुन की नमाज जनाजा अदा। वाक़े का मुकदमा मकतूल की तदफीन के बाद वुरसा की मुद्दत में दर्ज। वारदात में 2 इक़साम का असला इस्तेमाल हुआ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जुमेरात के रोज प्रेस क्लब पे एहतजाज का ऐलान। इख्तलाफात का दूसरा राउंड। MQM पाकिस्तान की जानिब से फारूक सत्तार को दूसरा लीगल नोटिस जारी। फारूक सत्तार की रुकनियत गुज़िश्ता साल सितंबर में खत्म कर दी गई थी। फारूक सत्तार मुसलसल MQM का नाम और परचम इस्तेमाल कर रहे हैं। रविश ना बदली तो कानून का सामना करना पड़ेगा। खत का मतन। इरशाद रांझानी के कत्ल का मुकदमा 5 रोज बाद शाह लतीफ थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शाह लतीफ टाउन थाने में वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई खालिद रांझानी की मुद्दत में रहीम शाह, उसके बेटे हसन शाह, DSP शौकत शाहानी, एडिशनल SHO रियाज आमिर समेत 2 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR नंबर 105/2019 ज़ेर दफा 302, 201, 780A और 34 PPC दर्ज कर ली गई है। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के न्यू कराची UC ऑफिस पे हमले के हवाले से, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक कारकुन जाँ बहक हुआ और उसकी नमाज जनाजा भी आज अदा कर दी गई। और अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ उनके आर्जी ऑफिस बहादुराबाद पे, जहाँ ये फैसला किया गया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो अब इस हवाले से एहतजाज करेगी और इस एहतजाज का आगाज़ होगा जुमेरात के रोज़ कराची प्रेस क्लब से। और ये जो सिलसिला बहुत दिनों से रुका हुआ था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ इशूज़ पे एहतजाज करने का, अब देखना ये है कि क्या इसका आगाज़ होता है या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बिलाखिर इस बात पर मजबूर हुई है कि उसे एहतजाज का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यार खान साहब। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम महफूज यार खान साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। महफूज यार खान साहब, ये बताइएगा कि न्यू कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के UC दफ्तर पे हमला किया गया, जिसमें एक कारकुन जाँ बहक हुआ, एक शदीद जख्मी हुआ है और अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जुमेरात के रोज़ एहतजाज का ऐलान किया गया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस हमले के पीछे आप समझते हैं कि आपका किसी पे शक जा रहा है, किसी सियासी जमात पे, किसी शख्स पे, किसी फर्द पे? देखिए, ये
ये हमला जो है इससे कब हमारा जो जलसा हो रहा था और उस पे क्रैकर का हमला हुआ, कुरान खानी वगैरह हो रही थी मिलाद पे सर जो एक धमाका, क्रैकर धमाका जो किया गया, उसके बाद अली आपकी जब ऑर्डर हुआ उसका चल सका कि क्या हुआ। अब ये तीसरा वाक़या आज हो गया, तो कम ये तो पता चले कि मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने कि मारने वाला कौन है। मरने वाले तो हमारे कारकुन है और मैं इसको हौसले से बर्दाश्त किया है। ये हम अपनी आवाज जरूर बुलंद करेंगे ताकि कातिलों का पता चले, ताकि इस्लामियों को पता चले कि सिर्फ उनके लोगों को ये नहीं आपको सलाम करने में नाकाम रहे हैं। हमारे कौमी असेंबली, अरकान सेनेट, अरकान सूबाई असेंबली, हम बार बार कहते रहते हैं आपको सलाम करें, लेकिन वायदों में दूसरी बात ना हुई। मुंतखब लोगों को भी आपने किसी किस्म की कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसके लिए तो हमें एहतजाज तो करना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा। अपने कारकुनों को हौसलामंद रखने के लिए, अपने शहीदों की यादगार को दिल से लगाने के लिए हम जब उनके लिए फाता खोली करते हैं, उसके साथ साथ एहतजाज यौम क़या और महफूज यार खान साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस एहतजाज के बगैर जो है वो मामले की तहकीकात नहीं हो सकती इस वाक़े की? आप क्या समझते हैं कि क्या सिंध हुकूमत या सिंध पुलिस जो है वो आपसे ताउन नहीं करेगी बगैर एहतजाज के? सर, एहतजाज का सहारा क्यों लिया जा रहा है? एक आम शहरी भी अगर जाँ बहक होता है तो उसकी जो तफ्तीश है या उसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं सर, वो भी तो कानूनी तौर पे तेजी के साथ और शफाफ तरीके से होनी चाहिए और कातिलों का पता चलना चाहिए ना। आपको पहले से लग रहा है कि क्या इस वाक़े की सही तरह FIR नहीं दर्ज की गई या इसकी तफ्तीश नहीं की जाएगी? बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। हमें मुकम्मल एतमाद है अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर और पुलिस पर भी, लेकिन ये तफ्तीशी मामला जो हैं ये अपने अंजाम को पहुंचे। अली रजा अब्दी के एक कत्ल का मसला भी अभी तक, और उनका 40वां भी हो गया, और फिर आया कि साहब वो कातिल जो हैं वो ईरान चले गए। तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इन तमाम चीजों पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो जो मारने आए हैं, जो मर रहे हैं, उनके साथ तो पूरी कौम खड़ी हुई है और मारने वाले के खिलाफ एक मुनज़्ज़म क्रैकडाउन होना चाहिए और यही पुलिस करेगी। आसमान से तो कोई उतरेगा नहीं। हमारे लोग सर, आप समझते हैं कि क्या आपके एहतजाज से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई तेजी आ जाएगी या इस बात का नोटिस लिया जाएगा या सिंध हुकूमत इस बात का नोटिस लेगी? क्या समझते हैं सर आपके इस एहतजाज से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो हुकूमत सिंध के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उनका अगर डाकू भी कत्ल करते हुए पकड़ा जाता है तो पूरे सिंध में एहतजाज कर रहे हैं, वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? और अगर हमारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं तो हम अपना देखिए, अगर आप इरशाद रांझानी के कत्ल केस की बात कर रहे हैं तो वहां तो सर जो मारने वाला है, यानी जिसने मुबैना तौर पे उस मुबैना डाकू को यानी ये कह के कत्ल किया कि ये मुझे लूटने के लिए आया था, वहां तो जो मारने वाला है वो भी मौजूद है। उसके जो लवाहिकीन हैं वो चाह रहे थे कि बाकायदा रहीम शाह के खिलाफ जो दिफात हैं वो दहशतगर्दी की लगाई जाए, प्लस वो उनका ये कहना है कि ये डाकू नहीं। सर, वो तो एक कंट्रोवर्शियल मामला हो गया ना। एक तरफ मुबैना डाकू कहा जा रहा है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं जी सियासी कत्ल है, लेकिन ये तो सर सीधे सीधे दहशतगर्दी नजर आ रही है कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से आपके ऑफिस में, यूसी ऑफिस में घुस के फायरिंग की गई और यानी एक आपके कारकुन को जाँ बहक कर दिया गया और एक शदीद जख्मी हालत में मौजूद है। देखिए, इसमें और उसमें बड़ा फर्क है। यहाँ पर मारने वाला टारगेट किलर नहीं था,
जो सामने आ गया उसको उसने मार दिया, जिसको हम ये कहते हैं कि परवरदिगार ने हमारे साथी के लिए इतनी ही जिंदगी लिखी थी, लेकिन वहां पर तो जाहिरी एतबार से दुश्मनी का पहलू है। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग अपने यूसी ऑफिसेज में, अपने सेक्टर ऑफिसेज में, हमारे एमएनएज एमपीएज अपने दफातर में बैठे काम कर रहे होते हैं। तो अगर पुलिस हमें तहफ्फुज़ भी ना फराम कर सके, तो बार बार इस बात का कहने के बावजूद हमारे लोगों पे हमले हुए और जान से बच गए। हमारे ख्वाजा इज़हारुल हसन, उनके गिर्द एक दो लोग बिल्कुल हुए, एक बच्चा, उसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद हैं। हाँ, तो इसमें हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये पुरजोर हम मुतालबा करते हैं कि वो इस किस्म के वाकयात में मुलव्विस लोगों की निशानदही करे और असल मुजरिमान को पकड़े। सर, आप क्या चाहते हैं इसके? आपका ये भी मकसद है कि आपके जो रहनुमा हैं उनकी सिक्योरिटी या आपके ऑफिसेस पे कोई खास सिक्योरिटी फराहम की जाए सिंध पुलिस या सिंध हुकूमत की जानिब से? सर, हम ये तो नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करें, हमारे दफातर भी महफूज रहेंगे और बाकी शहरी भी महफूज रहेंगे। हम कोई अलग से पुलिस फोर्स अपने ऊपर मुतय्यन नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए कि अगर हम ये बात करेंगे तो हर सियासी जमात को यह हक हासिल है कि वो पुलिस की इस तरीके से नफरी मांगे। हम कहते हैं अगर आप इस शहर में अमन व अमान को कायम कर लेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस शहर में अमन व अमान कायम कर लेंगे, तो किसी फर्द को हर दफ्तर पे पुलिस वाला खड़ा करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। जी, अच्छा ये बताइएगा महफूज यार खान साहब कि क्या कोई जाती दुश्मनी थी, कोई टारगेट किलिंग इसको आप समझते हैं, आपकी पार्टी समझती है, या ये एक दहशतगर्दी का वाकया है? इन जनरल दहशत फैलाने के लिए, हालात खराब करने के लिए जो मकसद हासिल किया जाना था उसके लिए महज एक जनरल यानी ऑफिस में घुस के फायरिंग की गई, या कोई जाती दुश्मनी या कोई पॉलिटिकल मर्डर? क्या कहेंगे सर आप इसको? देखिए, इसको मैं दहशतगर्दी से ताबीर करूंगा, क्योंकि मरने वाला और मारने वाला एक दूसरे को शायद नहीं जानते थे। ये टारगेट किलिंग का तो वाकया नहीं है, ना कोई दुश्मनी का वाकया है। दफ्तर में दहशतगर्दी का वाकया है, यानी दहशत फैलाने की कोशिश की गई ताकि लोगों में एक खौफ व हिरास फैले, एक बेयकीनी की सूरत हाल फैले। अच्छा महफूज यार खान साहब, अब थोड़ा सा हम दूसरे मौजू की तरफ भी आना चाहेंगे। आपसे ही जानना चाहेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार को दूसरा लीगल नोटिस दिया गया और ये कहा है कि वो पार्टी का नाम और पार्टी का परचम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके इस्तेमाल से वो बाज रहे हैं वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, तो क्या कहेंगे सर, ये बार बार इस किस्म के नोटिस दिए जा रहे हैं और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जी पार्टी के दरवाजे खुले हैं डॉक्टर साहब के लिए, जब आना चाहें आ जाएं। सर, अब वो अपने नाम के साथ कोई सरबरा या कन्वीनर या और तो कुछ नहीं लगाते ना, एक उम्र उन्होंने दी है सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। अगर उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं या वो परचम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि क्या तमाम वो लोग जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं या पार्टी में कभी भी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, अगर वो किसी गलत एक्टिविटीज में शामिल नहीं है तो वो पार्टी का नाम और पार्टी का परचम इस्तेमाल करने का हक रखते हैं? पार्टी का परचम और पार्टी का नाम सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जो पार्टी का बाकायदा रुकन हो। फारूक भाई ने बड़ी सर्विसेज दी थी, वो सब अपने पता नहीं किस एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे थे कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक मुकदमा भी दाखिल किया है जी, जिसमें कहा है मुझे क्यों निकाला। बुनियादी रुकनियत इसलिए उनकी खत्म की गई थी कि पार्टी के वफाद के खिलाफ काम कर रहे थे और उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था अपनी रुकन राब्ता कमेटी की हैसियत से जी। उसके बाद रुकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे यहाँ कोई इख्तियार नहीं है जी।
अपने को अपने जलते जुलूसों में तकरीर करने के लिए पार्टी की इजाजत जरूरी होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर है हम पाकिस्तान के, और पतंग हमारा निशान है और झंडा हमारा हमारी मीरास है। तो अगर कोई शख्स इसको गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी होगी और उसको रोका भी जाएगा। सर यानी आपका ये कहना है, मैं बैसित वकील भी आपसे पूछना चाहूंगा, सर एक पार्टी है, ठीक है, उसका कोई सपोर्टर, देखिए वो अपने साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तंजीमी बहाली कमेटी भी साथ में लगाते हैं, और वो खुद नहीं लगाते बल्कि चैनल्स या दूसरे लोग जो उनको मुखातिब करते हैं, जो उन्हें अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं। अब सर डॉक्टर फारूक सत्तार की और क्या पहचान बताई जाए? अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उनकी पहचान नहीं है तो क्या कहा जाए कि साबका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मतलब कारकुन की हैसियत से कहा जाए, रहनुमा कहा जाए, क्या कहा जाए सर? फारूक सत्तार 2 इलेक्शन लड़े, 2 सीटों से इलेक्शन लड़े और एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से लड़े, एमक्यूएम से लड़े। जब उन्होंने पार्टी की रुकनियत को बाकी रखते हुए राब्ता कमेटी से अलहदगी अख्तियार कर ली और रोजाना पार्टी के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, पार्टी ने उनकी रुकनियत जो है वो खत्म कर दी, ताकि यही एक सर ये आप फरमा चुके हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि डॉक्टर फारूक सत्तार कोई पैरेलल पार्टी बनाने जा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तंजीमी बहाली कमेटी के नाम से, या आपको लगता है कि उनके जो मतलब जिन लोगों से वो खिताब करते हैं या जो कारकुनान मौजूद होते हैं, क्या लोगों की हमदर्दियां या लोगों की सपोर्ट उनके साथ होती जा रही है जिस वजह से उनको बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं? किसी भी शख्स की आजादी है, आइन में उसको ये इख्तियार है कि वो अपनी जमात बनाए करे, लेकिन उस जमात के नाम को दूसरी जमात से मुतसादिम ना करे, ताकि इंतखाब में उसका परचम अलग हो, उसका निशान अलग हो। तो यही वजह है कि हम नहीं चाहते हैं जी फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम का नाम या एमक्यूएम का परचम या एमक्यूएम का निशान इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका ये हक बुनियादी रुकनियत खत्म होने के बाद खत्म हो गया। अच्छा सर ये भी बता चले, बस मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा सर जी। जब इसी तरह आपका परचम और आपका नाम महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के नाम पे इस्तेमाल किया गया, उस वक्त कभी कोई नोटिस, कोई मुकदमा दायर किया गया सर? वो भी तो सिर्फ एक ब्रैकेट में हकीकी का नाम शामिल किया गया था ना। अगर एक ब्रैकेट में तंजीमी बहाली कमेटी का नाम शामिल कर लिया जाता है तो डिफरेंस आ गया ना सर। पाकिस्तान में तो ये होता आता है सर, कोई भी नया ब्रांड आता है वो आगे न्यू नाम के साथ लगाता है और एक नया ब्रांड लॉन्च कर देता है। देखिए उस वक्त जो है इतने मुकदमेबाजियां नहीं हुई थी जी, और एक ग्रुप अलग हो गया था जिसने अपने झंडे पे मुहाजिर लिख लिया था, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इन्होंने कई अदवार में मुकदमेबाजी। वैसे अगर आपको याद हो तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी साबका महाजिर कौमी मूवमेंट जो ओरिजिनल थी उसके झंडे पे भी महाजिर लिखा होता था सर, बाद में हकीकी का एडिशन हुआ था। बहरहाल महफूज यार खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन अब देखना ही होगा कि आया ये जो जंग चल रही है कहाँ तक ये जाती है, इसमें डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो जीतने में कामयाब होते हैं या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार को टोटली पार्टी से मुनक़ता करने में कामयाब हो जाती है। इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा है नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप कुछ बात करना चाहेंगे PSL सीज़न 4 के हवाले से, जो कि एक दिन की वक्फे के बाद 14 फरवरी को UAE में जिसका आगाज़ होने जा रहा है, और इसी हवाले से दुबई स्टेडियम में ट्रॉफ़ी की रुनुमाई भी हो गई। तमाम टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफ़ी के साथ अपनी तस्वीर भी बनवाई, और इसी के साथ साथ न सिर्फ UAE में इसका आगाज़ होगा बल्कि जो मैचेस कराची में खेले जा रहे हैं उनके हवाले से कराची के नेशनल स्टेडियम में इस वक्त तैयारियां अपने उरूज पर हैं।
अगर हम देखें कि जो नेशनल स्टेडियम की छत लगाने का काम किया जा रहा है या उसकी चेयर्स या उसकी तज़ीन व आराइश का काम किया जा रहा है, इसके साथ ही साथ पूरे शहर को सजाने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार शलवानी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कराची में जो मैचेस होने जा रहे हैं उस हवाले से इस वक्त तैयारियां अपने उरूज पर हैं, वक्त कम रह गया है, 5 मैचेस कराची में होने हैं और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ ये जो एक्टिविटीज हैं ये नेशनल स्टेडियम तक महदूद नहीं होंगी बल्कि यानी इन एक्टिविटीज को पूरे शहर में फैलाया जाएगा। सर क्या कहेंगे इस हवाले से, पहले तो ये बता दीजिएगा। देखिए जी, ये हमारे पास इस दफा, पिछले साल तो 1 मैच था, इस दफा हमारे पास 5 मैचेस हैं जो 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक होंगे। तो इसके लिए हमारी यही कोशिश है कि शहर को एक फेस्टिव लुक दिया जाए। हमने वैसे भी कराची शहर को इन दिनों के लिए द क्रिकेट सिटी डिक्लेयर कर दिया है। आप शहर में देखेंगे क्रिकेट सिटी के आपको बोर्ड्स नजर आने शुरू हो जाएंगे और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि ज़ाहिर पूरे जी 2.5 करोड़ की आबादी स्टेडियम तो नहीं जा सकेगी, तो इनको डिफरेंट जगहों पे हम जो है पार्क्स में एक जगह टीवी स्क्रीन पे उनको मैच दिखाने का इंतजाम कर सकें ताकि वो फैमिलीज के साथ इसको एंजॉय कर सकें जी। तो इसलिए जी काफी इंतजाम हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में। और इस वक्त भी नेशनल स्टेडियम में तो ऑलरेडी वहाँ तैयारियां हो रही हैं। सर ये भी बता दीजिएगा कि नेशनल स्टेडियम की जो पोजीशन है आप क्या समझते हैं, क्या नेशनल स्टेडियम पे जो छत लगाई जा रही है, जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो मैच के इनेकाद से पहले कंप्लीट कर लिए जाएंगे? ये जी वो पीसीबी ने किया है, इसमें काफी इंतजाम की जिम्मेदारी है इनको। मैंने इसका तकरीबन 2 दिन पहले विजिट किया था पूरे स्टेडियम को, तो इसमें तैयारियां हो रही हैं जी। काफी लोग 8-8 घंटे की शिफ्टों से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि 28 फरवरी तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। सर इसमें जो ये कहा जा रहा है कि कराची को द क्रिकेट सिटी का खिताब दिया जाएगा और शहर में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की जाएंगी कि जश्न का समा लगे, एक फेस्टिविटी या कराची की रौनकें बहाल हो सकें, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी यही हमारा इरादा है कि कराची की रौनकें हम बहाल करेंगे। कराची को क्रिकेट सिटी का एक स्टेटस दिया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑलरेडी इसकी हो चुकी है। मेरे ख्याल में ये चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी जब मैराथन हमने ऑर्गेनाइज किया था तकरीबन हफ्ता पहले। तो इट विल बी क्रिकेट सिटी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड और उसी तरीके से इसकी हम डेकोरेशन, इसकी जो है एक किस्म का कराची में कोई सस्टेनेबल किस्म की चीज लेके आएंगे कि यहाँ की रौनकें बहाल हो और लोग यहाँ इसको वाकई एंजॉय कर सके बाहर निकल के। सर ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि नेशनल स्टेडियम या पीसीबी की पॉलिसीज अपनी जगह, लेकिन एज कमिश्नर कराचियाइट्स के लिए खासतौर पे सीनियर सिटीजन्स जो 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हैं, माजूर अफराद या स्टूडेंट्स के लिए सर कोई खुसूसी रियायत, कोई खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे, यानी खासतौर पे डिसेबल्ड लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए? वो मेरे ख्याल में ये देखें पीसीबी का डोमेन है, इसमें टिकट बेचना, टिकट को ऑनलाइन करना, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का या कमिश्नर ऑफिस या कराची का कोई भी इदारा इसमें नहीं है। पीसीबी का ये काम है, वो इसे कर रहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आई होप पीसीबी इसी लिहाज से जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और बूढ़े हैं उनके लिए स्पेशल टिकट्स का इंतजाम बिल्कुल वो करेंगे। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि क्या उसी तरीके से रूट्स क्लोज किए जाएंगे, ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया जाएगा जिस तरह पीएसएल के फाइनल में गुज़श्ता साल किया गया था, या इस दफा मजीद बेहतर तरीके से सिक्योरिटी को हैंडल किया जाएगा? नहीं जी देखें, पिछली दफा तो 1 दिन था, लेकिन इस दफा आपको मालूम है लाइक 10 डेज जिसमें 5 मैचेस होंगे। तो अब मेरे ख्याल में हमने इसका प्लान किया हुआ है कि जो इलाके के लोग हैं उन्हें कम से कम तकलीफ दी जाए और खासतौर पे जो हॉस्पिटल्स हैं उसके गिरदो नवा में वहाँ का दरवाजा मतलब उसके रोड्स वगैरह बंद ना किए जाएं और वहाँ के लोगों को ज़ाहिर है जब मूवमेंट्स होंगी प्लेयर्स की उसके लिए ज़ाहिर है हमें इंतजाम करने पड़ेंगे, लेकिन कोशिश यही है कि पूरे जी इस इलाके को पूरा नाम सील ऑफ कर दें और लोगों को तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शलवानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनका ये कहना था कि बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं और ये तैयारियां जोशो खरोश से अपने उरूज पर इस वक्त कराची शहर में जारी व सारी हैं। और ना सिर्फ ये कि जो लोग स्टेडियम में जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 32,000 की कुल कैपेसिटी है नेशनल स्टेडियम की, लेकिन 2.5 करोड़ के शहर से सिर्फ 32,000 लोग जो हैं वो मैच देखने जा सकेंगे। बाकी लोगों के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं जिस पे लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी पीएसएल के उन मैचेस की जो नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके अलावा शहर में एक फेस्टिविटी का समा या एक जश्न का समा जो है ना वो क्रिएट किया जाएगा ताकि कराची शहर की रौनकें बहाल हो सकें और
जो इंटरनेशनल खिलाड़ी कराची में यहाँ मैच खेलने आएंगे उन्हें भी देख के ये अंदाज़ा हो कि वाकई कराची की रौनकें बहाल हो गई हैं और ये जो जश्न है ये PSL की सूरत में कराची में मनाया जा रहा है। इसी वाले से मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड क्रिकेटर और क्रिकेट तजिया निगार साजिद खान साहब। साजिद खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बनन इकबाल साहब, बहुत प्यारा मौजू खबर की खबर एक दफा फिर स्पोर्ट में बाजी ले गया। यकीनी तौर पर जिस तरह का आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये यकीनी तौर पर जो समा है और पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन के हवाले से हम बात करें और जो 14 तारीख की तैयारी के हवाले से बात करें तो यकीनी तौर पर ये क्रेडिट तो मेट्रो न्यूज चैनल को जाता है और मेट्रो न्यूज चैनल हमेशा हक वक्त की बात करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये बताइएगा साजिद खान साहब, क्या समझते हैं क्या नेशनल स्टेडियम में जो तैयारियां की जा रही हैं क्या इस दफा गुज़िश्ता बरस के मुनासबत से बेहतर इंतजाम होंगे या फिर वैसे ही जिस तरह अब तक चीजें देखी जा रही हैं वही 500 से 12,000 के टिकट्स, वही VIP इंक्लोजर में जबरदस्ती, यानी नॉर्मल इंक्लोजर्स को नसीबुल गनी इंक्लोजर, हालांकि VIP इंक्लोजर नहीं है लेकिन पिछले साल नसीबुल गनी इंक्लोजर के टिकट्स 12,000 रुपए पर सीट पे बेचे गए। तो आपके जराए क्या कहते हैं, क्या फिर इस दफा वही तमाम प्लानिंग की जा रही है? PCB का यही इरादा है कि इस दफा भी इस इवेंट से बहुत ज्यादा पैसे कमाए जाएंगे या इस दफा बेहतर सहूलियात शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेंगी? देखिए डॉक्टर साहब, यही तो हम बात करते हैं, ये प्लेटफॉर्म हक पर सच की बात करता है। जिस तरह आपने बात की, टोटल 8 मैच खेले जाएंगे, 5 मैच शहर कराची फाइनल के साथ खेला जाएगा। 500 से लेकर 12,000 तक के टिकट मार्केट में फरोख्त होंगे और 7 तारीख को डू एंड डाई मैच कराची कोयटा का टिकट के हवाले से मैं अभी ब्रेकिंग न्यूज करते चलूं, टिकट मार्केट में आएंगे और ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। मगर बात क्या है, इससे क्या जो आम शहरी हैं जो टिकट खरीद के मैच देखना चाहते हैं उनको टिकट राइट पैसों में मिलेगा, टिकट ब्लैक होगा नहीं होगा? जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो मेरा अपना क्रिकेट एक्सपीरियंस बताता है, बहुत ज्यादा मारामारी होगी और जिस तरह की हमारे अपने पास इतलात है टिकट 101% ब्लैक होंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। मगर जो 7 तारीख को मैच खेला जाएगा दोनों टीमें कराची की हैं। अगर बात की जाए कराची ग्लैडिएटर की या कराची किंग्स की, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत इम्पोर्टेंट मौजूद है। मगर जो बात अब नेशनल स्टेडियम कराची की बात करें, 34,000 तमाशाई बैठने की गुंजाइश है, 32,000 सेक्रेटरी इदारे अपने फराइज को अंजाम देंगे और इससे ही ज्यादा लोग अपनी ड्यूटियों में शामिल होंगे। 1 लाख के लोग शहर कराची में इस मैच को यकीनी तौर पर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैं समझता हूँ सारा कुछ क्रेडिट हमें पाक फौज को देनी है, सिक्योरिटी इदारों को देना चाहिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल, सहूलत दी, बेशक मैच ऑर्गेनाइज। जी, बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, आपने में ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि तैयारियां कैसी जो कि चल रही हैं ये कहां तक कारगर साबित होती हैं और कितने मुनज़्ज़म तरीके से इन मैचेस का इनेकाद किया जाता है। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे हम इरशाद रांझानी कत्ल केस के हवाले से। इस कत्ल का मुकदमा जो है ना वो 5 रोज़ बाद शाह लतीफ़ थाने में दर्ज कर लिया गया, लेकिन आज जब पेश किया गया रहीम शाह को मलिर सिटी अदालत में, तो वो दरअसल उनकी अपनी जो FIR कटाई हुई थी उसी FIR के तहत, जिसका नंबर मेरे ख्याल में 99/2019 है, उसके तहत रहीम शाह को अदालत में पेश किया गया। हाँ, अलबत्ता यह है कि उसमें एक कत्ल बिल खता की जो मतलब जो दफात हैं वो ऐड कर ली गई इस दफ़ा के तहत, यानी गलती से अगर किसी का कत्ल हो जाए। अभी तक जो खालिद रांझानी की जो मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके तहत अभी यानी दहशतगर्दी की अदालत में अभी रहीम शाह को नहीं पेश किया गया है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे सदरुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सदरुद्दीन शेख, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सदरुद्दीन, ये बताइएगा कि आज जो रहीम शाह को, UC चेयरमैन रहीम शाह को आज मलिर सिटी की अदालत में जो पेश किया गया, तो ये तो दरअसल वो FIR है जो पहले से रहीम शाह ने खुद दर्ज कराई थी इस वाक़े के बाद। तो उसके अंदर एक दफ़ा का इजाफा किया गया है और कत्ल बिल खता जो है ना वो उसमें ऐड करके उसके तहत 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर रियाज आमिर का भी रिमांड लिया गया है और साथ साथ रहीम शाह का भी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से, क्या अपडेट है?
जी सर, ये तकरीबन दोपहर को 2:30 बजे के करीब मलिर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में उनको पेश किया गया। रहीम शाह और कायम मकाम जो एडिशनल एसएचओ सब इंस्पेक्टर रियाज आमिर थे, उन दोनों को मुल्जमान को पेश किया गया। और उस वक्त जब जो केस का आईओ था उसने महबूब इलाही ने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट 9 आसिफ जामरो साहब की अदालत में उनको पेश किया, तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने रहीम शाह ने एफआईआर दाखिल करवाई थी, एफआईआर का नंबर है 90/2019, उसमें हमें इसका रिमांड चाहिए। तो उस पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो आईओ पर भरम हो गया और उसने कहा कि जब इसके ऊपर एफआईआर खालिद रंजानी की कटी हुई है तो आपने इसको यहाँ पर क्यों लेकर आया? आप इसको 780 का इस पर दफा लगा हुआ है, तो आप इसको हाई कोर्ट लेकर जाते, वहां पर इसको पेश करते, इधर क्यों लेकर आए? उसके बाद वकला हजरात ने भी बड़ा शोर किया, उसमें मलिर बार के वकला थे, उसने भी बड़ा शोर किया। तो उसके बाद फिर जज साहब ने उसको 4 दिन का रिमांड दिया और ये वो एफआईआर है जो रहीम शाह की मुद्दत में 6 फरवरी को दर्ज की गई थी। उसमें एक दफा जो 322 दफा उसमें ऐड करके कतमुल बिलखता जो है वो उसमें ऐड करके उसी को ही मुल्जिम ठहराया गया है। तो उसके बाद फिर जब जज साहब ने उसको बरामी का इज़हार किया तो आईओ ने कहा कि ये जो इसका जो केस एफआईआर है खालिद रंजानी वाली, उसका आईओ कोई दूसरा है तो वो कल पेश करेंगे। तो उसके बाद फिर जैसे वकीलों ने भी बड़ा शोर किया, उसके बाद फिर उस पर उसको रहीम शाह के खिलाफ भी उन लोगों ने एहतजाज किया मलिर कोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया सदरुद्दीन शेख, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सिंध हुकूमत को भी ख़त लिख दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जुडिशल इंक्वायरी करने का इख्तियार जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास है। ये सिंध हाई कोर्ट जो है वो असखुद या किसी हिदायत पे अमल करते हुए जुडिशल इंक्वायरी नहीं कर सकती। यानी अब ये मामला जो है ना, ये एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये ख़त सिंध हुकूमत को लिख दिया गया है। इसी हवाले से इस मैटर पे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ैन अंसारी, इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन अंसारी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी आवाज आ रही है आपकी। ज़ैन अंसारी, ये बताइएगा कि ये इरशाद रांझानी जो कत्ल केस है, यानी मुबैना तौर पे रहीम शाह की जानिब से ये कहा गया, जो कि यूसी चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, कि इरशाद रांझानी दरअसल उन्हें लूटने के लिए आए थे और ये कहा गया कि 2 मुसल्लह अफराद थे और ख़ास तौर पे रहीम शाह जो हैं वो एक डबल कैबिन वीगो में मौजूद थे, शीशे काले थे, शीशे के अंदर से गोली मारी गई। सर, इस पे मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? आप क्या कहते हैं कि क्या ये वाक़या जो है मुबैना तौर पे ये डकैती का वाक़या था, कोई सियासी कत्ल है, क्या है सर ये देखें, मसला ये है कि एक इंसान की हैसियत से जी मैं यह करना चाहता हूँ कि डाकू था या लुटेरा था या लूट रहा था, इनको मकसद ये है कि अगर लुटेरा भी था तो इसने जो गोली लगाई है तो उसको डाकू भी लगनी चाहिए। और उसके अलावा अगर इसने डायरेक्ट फायर किया है उन पर और फायरिंग होने के बाद वो गिरा है, गिरने के बाद फिर वो लोग ये जो रहीम शाह है वो लोगों को मना कर रहा है कि वीडियो नहीं भरो ये मोबाइल पर। अच्छा, उसको तो चाहिए था कि चलो भाई है तो उसको थोड़ा वो उठने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी गलीज गालियां दे करके सो जाओ नहीं तो और मारूंगा मुंह में। ये क्या है? ये इंसानियत की सोच वाकया था। हम उसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये यार वो पुराना कोई जंगल के जमाने का तो टाइम नहीं है, ये दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है जी। चलो अगर मैं मान भी जाता हूँ कि उसने लूटने के लिए कोशिश की है तो कि उसको मारना, उसको किसी लेसन दिया था कि उसको जान से मार दो। और वहाँ के लोग कह रहे थे कि यार हमें जानने दो, इसको हॉस्पिटल ले जाए, ये करे वो करे, किसी को हाथ लगाने नहीं दे रहा था। और पुलिस का हाल ये है कि तो आप सर मुझे सिर्फ साफ अल्फाज में ये बता दीजिएगा कि क्या आप यानी आपकी पार्टी जो है वो रहीम शाह की यूसी चेयरमैन की हिमायत करती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है, या मुखालफत करते हैं कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इंसानी बुनियाद पे अगर उनको जख्मी कर भी दिया गया था तब भी हर शख्स का ये हक है कि उसे अस्पताल पहुंचाया जाए और उसके बाद बाकायदा अदालतों का ये काम है कि वो डिसाइड करें कि आया वो मुबैना तौर पे डाकू थे या ये कि ये कोई सियासी कत्ल था?
बिल्कुल जी, हम इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इसको रहीम शाह को कोई हक नहीं पहुंचता है, कोई स्कूल से नहीं मिला हुआ था किसी को जान से मार दे। अगर उन्हें फायरिंग की तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना था उसको। और फिर जो और वो ये जैसे आपने कहा कि वो कोर्ट का केस है, कोर्ट फिर फैसला करती है, उसको हर एक बनता। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ैन अंसारी, आपने में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने ही यूसी की हिमायत नहीं करना चाहती और इस हवाले से ज़ैन अंसारी का ये बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना था कि वो हर तरीके से रहीम शाह की मजम्मत करते हैं। अगर कोई मुबैना तौर पे उनके लूटने भी आया था या वो मुबैना डाकू भी था तो कम अज़ कम अगर उसको ज़ख्मी भी कर दिया गया था तो इतना उसका हक था कि उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया जाता, बजाय इसके कि उसे रोड पे तड़पता छोड़ दिया गया। लोग वीडियो बनाते रहे और अफसोस की बात तो यह है कि ड्यूटी पर मामूर जो पुलिस अफसर था, यानी जो एडिशनल या एक्टिंग SHO था, वो भी यानी सब इंस्पेक्टर रियाज आमिर, उसने भी बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। लगता ऐसा था कि कोई बहुत ज़्यादा असर रखने वाली शख्सियत की वजह से, यानी रहीम शाह की वजह से वो नहीं चाहता था कि उस वक्त मुबैना तौर पे इस डाकू को या मुलजिम को या इरशाद रांझानी को वो अस्पताल लेके जाता और उसे फौरी तिब्बी इमदाद दी जाती। नाज़रीन, उम्मीद है आपको अच्छा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।